जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जो है बिहार आए। मिथिला की पावन भूमि पर आकर उन्होंने अपने मनोभाव, अपने मन के उद्गार को तमाम बिहारवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया। आज हम जो है उन्हीं के द्वारा दिए गए भाषणों के कुछ अंश का विश्लेषण करेंगे और किस प्रकार से बिहारवासियों को वो सजग कर गए, किस प्रकार से बिहारवासियों को वो अपने भाषणों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से मंत्रमुक्त कर गए, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कुछ जो सीमांचल क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से सीमांचल मतलब जो सीमा से सटे हुए, मतलब नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, वहाँ किस प्रकार से घुसपैठ अवैध रूप से हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। और अगर यही क्रोनोलॉजी चलती रही तो आने वाले समय में स्थितियाँ और बिगड़ सकती है। आने वाले समय में जिस प्रकार से वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे स्थितियाँ और चरमरा सकती है और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर आप लोगों को पता ही होगा कि शांति दूत का अगर जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में बढ़ता है तो वहाँ सरिया लागू होने प्रारंभ हो जाते हैं, दंगे फसाद होने प्रारंभ हो जाते हैं, रामनवमी और फिर कह सकते हो कि आपकी कलश यात्राओं पे जो है पत्थरबाजी होने प्रारंभ हो जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्राओं पे पत्थरबाजी प्रारंभ हो जाते हैं। तो वहाँ की डेमोग्राफी ना बदले, इसके लिए जो है पूरे के पूरे बिहार वासियों को सजग रहना होगा, उसको जो है एकदम सतर्क रहना होगा और साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा देश के जवान तो करते ही हैं, आपको भी करना होगा। किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अवैध ऐसे घुसपैठ पर जो है भारत सरकार और बिहार सरकार को भी नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार अभी तुष्टिकरण की राजनीति की गोद में बैठी हुई है। वो किसी भी प्रकार से सिर्फ एक शांति प्रिय और शांति दूतों को तुष्टिकरण और उसे जो है लुभाने में लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से जो है 2024 के सत्ता की रोटी उन्हें खाने को मिले, लेकिन उन्हें 2024 के सत्ता की रोटी नसीब नहीं होने वाली है। और जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने नीतीश बाबू की, और जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव की, वो कभी सपने साकार नहीं होंगे। ठीक है, खास करके 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। आगे जैसे भूमि पर कब्जा है, अवैध कब्जे जो कर लिए जाते हैं, फिर अवैध व्यापार है बहुत सारे उस नेपाल बॉर्डर, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, खुला जो है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सारे इलीगल ट्रेड उस रास्ते के माध्यम से होते हैं, जिससे कि भारत सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। फिर सीमांत क्षेत्रों की अपनी एक समस्या है, बाढ़ की समस्या है, फिर कह सकते हो डेवलपमेंट की समस्या है। कई बार यह आरोप भी नीतीश कुमार पे ऊपर मढ़ा जाता है कि जिस प्रकार से पटना और राजगीर का डेवलपमेंट हुआ, मिथिला अंचल वगैरह या फिर सीमांत क्षेत्रों का उस प्रकार से उतनी तेज़ी से प्रगति नहीं हुई। प्रगति हुई है लेकिन उस प्रकार से नहीं हुई। तो ये जो नीतीश बाबू का डुअल कैरेक्टर यहाँ दिखाया जा रहा है कि कह सकते हैं दोहरी नीति, अपने गृह राज्य को जिस प्रकार से वो चमका रहे हैं, अन्य जितने भी जिले हैं उस प्रकार से समानांतर विकास नहीं हो पाया है। इसके बाद जो है सरकार की तुष्टिकरण के तो आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, और आपको मालूम ही है कि किस प्रकार से जन्माष्टमी की छुट्टियां रद्द करना हो, किस प्रकार से भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की छुट्टियां को जो है रद्द करना हो, और इस प्रकार के तुष्टिकरण के माध्यम से जो है वो एक खास समुदाय को, एक विशेष वर्ग को जो है लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण उन्हें लगता है कि आने वाली जो बिहार की जनता है उन्हें 40 की 40 सीटें दे देंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। फिर क्योंकि ये लोग इंडी गठबंधन और इंडी घमंडिया गठबंधन के अलायंस हैं, ठीक है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि पूरी की पूरी ये लोग जिस प्रकार के इसके शिक्षा मंत्री वगैरह कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, कभी रामायण के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, जो मन सो जो है अक्कर बक्कर जो है बोलते रहते हैं। इनको कुछ लगता है ना कि कैसे कैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिन्हें मतलब खैर चलो वो ये तो होता है, जिनके उप मुख्यमंत्री ही 9वीं 10वीं फेल हैं तो उनका शिक्षा मंत्री कैसा होगा ये तो आपको मालूम ही होगा। खैर, एक तो होता है कि डिग्री से पढ़े लिखे होना, एक तो होता है कि मतलब आपके पास डिग्री है। मैं उस डिग्री का तो उतना वैल्यू नहीं देता, लेकिन एक व्यक्ति का कॉमन सेंस होता है, एक समझ होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा हम अपने गाँव का जो भैंस चरवा है उसके पास भी जो है वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री से कहीं अधिक समझ है।
मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, किताब का ज्ञान होना, किताबी ज्ञान होना एक अलग चीज़ है। क्योंकि राजनीति में आप देखोगे तो कई बार होते हैं कि कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी बहुत अच्छी उनकी समझ है, राजनीतिक पैठ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे मंदबुद्धि को शिक्षा मंत्री बना देना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या बोल रहा है, रामायण के बारे में क्या बोल रहा है, जो मनसू लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बके जा रहा है। और तुष्टीकरण तो खैर नीतीश बाबू और तेजस्वी सरकार पहले भी करते आए हैं और लालू यादव भी करते आए हैं, ठीक है। खैर लालू यादव और तेजू भैया को मैंने देखा एक चंदन टिक्का लगा कर बोलते हुए, शिक्षा मंत्री को समझाते हुए बोल रहे थे कि भाई ऐसे किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोलना है। लेकिन खैर ये लोग इंडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ अपनी सरकार में हैं, तो संगत का तो प्रभाव पड़ता ही है। और ये लोग, आपको पता ही होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा निकाले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो यही जो है लालू यादव जो है उनको उस वक्त बंद किए थे और उनकी रथ यात्रा को रोके थे। चलो, अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में 2014 में भी नीतीश बाबू बौर आ गए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है। और एनडीए से हटकर जो गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो छोड़, उनको मात्र 2 सीटें बिहार की जनता ने दिया था, धराशाही हो गए। इस बार फिर उनके मन में यह महत्वाकांक्षा जागा। लोकतंत्र है, महत्वाकांक्षा जाग सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको बिहार की जनता के लिए जो है इन विगत 36-37 सालों में जो लालू यादव और नीतीश बाबू की सरकार रही है, इसमें बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसकी इकोनॉमिक प्रगति होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के माध्यम में अच्छे करने चाहिए। लेकिन सब का सब बंटाधार कर दिया है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन की अभी कुव्यवस्था फैली हुई है, जिस प्रकार से ना कृषि का कोई डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से ना डेयरी फार्मिंग की कोई डेवलपमेंट हुई है, ना पशुपालन पे उतना ध्यान दिया गया है, जिस प्रकार से स्थिति बदहाली की ओर बढ़ रही है, जिस प्रकार से कह सकते हो रामनवमी जुलूस पर या अन्य जो है सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के कह सकते हो कि अनुष्ठानों पे जो है काले नेमियों के द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं, या जिस भी प्रकार से कह सकते हो कि बिहार का कह सकते हो ना कि जो प्रगति और उन्नति था वो इन लोगों के माध्यम से जो है बाधक कह सकते हो ना कि इन लोगों के द्वारा कुछ किया ही नहीं गया इन विगत 37 और 36 सालों में। और अगर ऐसा होता कि ये 2 लोग ही सत्ता में बने थे और अगर बिहार का इतने सालों में उद्धार हो गया होता, आज देखो यूपी को कभी बीमारू राज्य समझा जाता था, आज योगी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, किस प्रकार से उन्नति और प्रगति कर रहा है। लेकिन ना कोई ये इन्वेस्टर समिट करवाएंगे, ना कोई बड़े कह सकते हो शांति का माहौल है ही नहीं भाई। बड़े बड़े आप देखो, अगर कोई लोकल लोग भी उद्योग धंधा कोई लगाएगा तो जो उगाही माफिया होता है, जो अफरन माफिया होता है, जो कह सकते हो बड़े बड़े ठेकेदार से वो अपना रंगदारी टैक्स बस लेगा। जो बड़े बड़े उद्योग धंधा कल कारखाने लगाने वाले लोग हैं उनसे वो रंगदारी टैक्स और प्रोटेक्शन टैक्स मांगेगा, तो कौन वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहेगा। तो शासन प्रशासन के मामले में भी, क्राइम के मामले में भी नीतीश सरकार जो है फेल सरकार है एकदम, और गेल सरकार है। इसके बाद जो है तुष्टीकरण की बात हमने कर ही ली। हाँ, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हम प्रधानमंत्री बने, और हम लालू यादव के बेटे की महत्वाकांक्षा रहती है कि हम मुख्यमंत्री बने और जितना जल्दी नीतीश बाबू यहाँ से जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता 2024 में ये सपना साकार होगा। आगे है बिहार को किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बहुत कम ऐसे प्रदेश होते हैं, या अमित शाह जी के द्वारा भी कहा गया, जहाँ 2-2 एम्स मिलते हैं। तो बिहार में 2 एम्स मिला था, एक पटना में, एक दरभंगा में। पटना का तो एम्स जो है कार्यक्रम पूरा चल रहा है, लेकिन दरभंगा के एम्स की ज़मीनें दे दी गई, लेकिन फिर वो ज़मीनें वापस ले ली गई। इससे जो है नीतीश बाबू के दोहरे जो है चरित्र और दोहरे कह सकते हो ना कि मापदंड को दर्शाता है कि आप तो है कह सकते हो कि हर एक क्षेत्र का, और जब केंद्र सरकार आपको एम्स बनाने के लिए बाकायदा फंड प्रोवाइड करा रही है, तो ज़मीन देने में क्या था, जब आपने ज़मीन दे दिया तो उसे वापस क्यों लिया। इस पर जो है जनता बिहार की जरूर प्रश्न पूछेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिस प्रकार से बिहार में रोड हो, सड़कें हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, नल जल के माध्यम हो, उज्ज्वला योजना हो, और बहुत सारी ऐसी जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। तो ये सब तो मैं कई एक बार ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ और है कि बिहार की विरासत को वैश्विक मंच पर रखना। G20 में आप देखोगे तो नालंदा खंडर का वहाँ वर्णन मिलता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सभी को डिनर रात्रि भोज में बुलाती हैं, तो पीछे एक बैकग्राउंड में नालंदा खंडर का वर्णन था, जो ये दर्शाता है कि बिहार में कभी इतनी बड़ी विश्वविद्यालय रहा है, बिहार कभी ज्ञान का केंद्र रहा है, बिहार कभी सत्ता
और शक्ति और ज्ञान तीनों का केंद्र रहा है, और वही बिहार की विरासत है, वही बिहार की पहचान है। तो बिहार की पहचान को वैश्विक मंच पर और वैश्विक पटल पर अगर दिखाने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और इससे एक बिहारी होने के नाते सिर जो है गौरव से ऊंचा उठ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर भ्रष्टाचार पे अंकुश देखो, अभी जिस प्रकार से लालू यादव के पास जो है कुबेर का जो धन लगा है, या कुबेर का जो पैसा छापने का मशीन लगा है, तो हम लालू यादव से कहते हैं थोड़ा बहुत वो मशीन एक आध दिन के लिए हमारे घर में भी दे दो, बहुत पैसों की कमी है, ताकि हम भी उतने अमीर हो सके। हालांकि हम 10वीं पास कर गए हैं, ठीक है, कहने का मतलब हम 9वीं फेल नहीं है, ठीक है, आपके लड़के की तरह। तो एक व्यक्ति जो अपने विकास के लिए हमेशा सोचता है, बिहार का विकास हो, बिहार वासियों का विकास हो, उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरे के पूरे आप देखोगे तो सिर्फ उनका परिवार का ही बेटा कोई मंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, बेटी संसद है, खुद जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनका निजी विकास ही समाजवाद की अवधारणा को परिलक्षित करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को समझो। और पूरे के पूरे आप देखोगे तो इन जो समाजवाद की और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा, जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं की यह जो बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा करप्शन में यही परिवार संलिप्त है। सबसे ज़्यादा जैसे करप्शन के चार्जेज यहीं के ऊपर लगे हुए हैं। चारा घोटाले में ये जेल भी जा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से अभी ये जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। फिर लैंड फॉर जॉब स्कीम के अंतर्गत लैंड फॉर जॉब, जो रेलवे में जो है जॉब दिलाने के नाम पर जो है ज़मीनें हड़पने का जो ये प्रयास किया है, इसके लिए भी जो है CBI इन पर आरोप गढ़ चुकी है। और इनके जो है इनके जो है छोटे पुत्र जो है तेजस्वी यादव के ऊपर भी जो है कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। तो और देखोगे दिल्ली वगैरह में जो इनकी कोठी थी, उनको जो है ED ने वगैरह जो है सीज कर लिया, और बहुत सारे जो कह सकते हो कि इतनी चल और अचल संपत्ति के मालिक हो चुके हैं ना, जानवरों के चारा खा खा के, कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो दिन दूर नहीं जो अब लालटेन फूटेगा। और वो जो कविता थी ना कि फूट गया लालटेन बह गया तेल, अब तो ललुआ जाएगा जेल। तो अब लालटेन का समय चला गया, अब LED बल्ब का समय है, जिसके रोशनी से पूरा बिहार जगमगाएगा, पूरा बिहार प्रकाशमान होगा, पूरा बिहार में ज्योति प्रसरेगी, पूरा बिहार जो है उस LED के लाइट से आलोकित होगा। तो अब जमाना चला गया है 2024 में। देखिए, हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 40 की 40 सीटें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में और झोली में और NDA के खाते में जानी चाहिए। और ऐसी पूरी आशा ही नहीं, अपेक्षा भी है, आकांक्षा भी है, और पूरी आत्मविश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि बिहार की जनता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 की 40 सीटें जो है देकर NDA को पुनः विजय बनाएगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और हम तो कह सकते हैं ना कि 2024 ही नहीं, 2025 आने दीजिए, इस बार नीतीश तेजस्वी दोनों साफ हो जाएंगे। इस बार बिहार में कमल खिलेगा और BJP की गवर्नमेंट बनेगी। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय मिथिलांचल।